The photograph behind me is of Jamia Masjid Subhanallah of Jaish-e-Mohammed terror group, which was located in Bahawalpur, Pakistani Punjab. One of the targets Indian armed forces have struck at after midnight on 7th of May today. तो मल्टीपल टारगेट्स को अक्रॉस द बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एलओसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने टारगेट किया है अंडर ऑपरेशन सिंदूर, विच दे हैव लॉन्च्ड टू रिटेलिएट व्हाट हैज हैपेंड एट पहलगांव ऑन 22nd of April लास्ट मंथ, जिसमें 26 इंडियन सिविलियंस को एक्सिक्यूशन स्टाइल में मर्डर किया गया था. So multiple reports are coming in that this was a successful strike. It was swift, it was surgical and targeted precisely on the terror camps. प्रीशियन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट टाइप के वेपन्स, यहाँ निशे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, ब्रह्मोस की भी यूज होने की बात हो रही है, जो स्काल्प राफाल के पास मिसाइल है उसके बारे में बात हो रही है, रॉक एक बैलिस्टिक मिसाइल है एयर लॉन्च्ड उसके बारे में बात की जा रही है, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है. तो मल्टीपल स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें इसे तो बहुत ही एक सक्सेसफुल स्ट्राइक ये बन के सामने आ रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट 24 स्ट्राइक्स में लगभग 70 से 80 टेररिस्ट का एलिमिनेशन की खबरें भी पाकिस्तान से आ रही हैं, which is tells you that it has been a great success. But at the same time, it looks like that Pakistani army, particularly under General Munir, will retaliate. रिटेलिएशन की बात वहां से आ रही है. इंडिया ने स्पष्ट किया है अगर हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होता है तो ऑल बेट्स आर ऑफ. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी लीडरशिप से बात कर रहे हैं कि इंडिया विल कॉल द डे ऑफ अगर यहाँ पे मामला रफा दफा हो जाता है. लेकिन गिवन द पाकिस्तानी एटीट्यूड ऑफ क्विड प्रो को प्लस, वो हमेशा इंडिया को मैच करना चाहते हैं. जब इंडिया ने पोखरन टेस्ट भी किया था 1998 में, अगर हमने 5 बम फोड़े थे तो उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद 6 बम का टेस्ट किया. सो दिस इज देयर माइंडसेट, दे वांट टू इक्वलाइज थिंग्स. Now, it looks like they will retaliate. In this context, obviously, the nuclear overhang becomes absolutely critical. तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है पाकिस्तान भी और इंडिया भी, तो अगर escalation बढ़ता है और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो उस सिचुएशन में इंडिया की नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है उसके ऊपर अगर हम देखें तो डिस्कशन जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है पिछले 10 साल से वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे. तो इंडिया की नो फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पाकिस्तानी पॉलिसी क्या है न्यूक्लियर वेपन को लेके, एस्केलेशन जो लैडर है, जो मैट्रिक्स है, उसमें अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसके क्या इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. नाउ न्यूक्लियर ओवरहैंग इज देयर. दीज आर द साइट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव स्ट्रक. मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, सियालकोट पाकिस्तानी पंजाब है प्रॉपर, मुरीद के लाहौर के पास, और बहावलपुर विच इज ऑल्सो पाकिस्तानी पंजाब. तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो लिया गया है. जो बालाकोट में 2019 में हुआ था उससे बहुत मैसिव ये एक स्ट्राइक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कंडक्ट की है. नाउ इन दिस सिचुएशन एस्केलेशन लैडर बिकम्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल. एस्केलेशन लैडर होता क्या है, स्ट्रेटजी वॉर में हम इसके बारे में बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लैडर का जो रंग होता है उसके ऊपर चढ़ने की बात होती है, ग्रेजुअली स्टेडली. तो अगर इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान उसको कुछ रिस्पॉन्स देगा, फिर इंडिया उसके और भी ज्यादा बड़ा अटैक करेगा, तो ऐसे ही लैडर में आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं. तो इंडियन पाकिस्तानी इक्वेशन में दिस हैज बीन प्रीटी मच delineated multiple times, multiple scholars. So this is basically the ladder in a way. तो शुरुआत होती है ऑब्वियसली कोल्ड वॉर से, डिसएग्रीमेंट से, जो कि पिछले 10 सालों से जारी है. आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड पाकिस्तान 2015 के दिसंबर में, उसके बाद जब अटैक होता है पठानकोट में, बाय देन एंड आफ्टरवर्ड्स पूरी तरीके से ये जो रिलेशनशिप है ये ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर की सिचुएशन में. जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मिनिमल है, कॉन्टैक्ट बहुत मिनिमल है, और टॉक्स का कोई भी अगर आप देखें होराइजन में वो दिखाई नहीं देती. तो ऑस्टेनिबल क्राइसिस से शुरुआत होती है हमेशा, ये जो क्राइसिस खड़ा हो गया पहलगांव के बाद. देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक गेस्चर्स जो इंडिया ने किए, और फॉर्मल डिक्लेरेशन भी कहा, मोदी साहब ने कहा कि वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल अटैक, परस्यू द टेररिस्ट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये बात उन्होंने कही थी एंड दिस डिक्लेरेशन वाज देयर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, लार्ज स्केल जो ट्रेडिशनल क्राइसिस है, लार्ज कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, कंपाउंड एस्केलेशन हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, ऐसे आप लैडर ऊपर चढ़ते हैं. उसके बाद बेयरली न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, हो सकता है कम
स्ट्रेंथ के, कैपेसिटी के, वेपन्स एक्सचेंज हो, न्यूक्लियर अल्टीमेटम्स इशू किए जा सकते हैं जो कि पाकिस्तान हर दूसरे दिन करता है। उसके अलावा इवैक्यूएशन की बात हो सकती है, जहां पे जो थ्रेट बेस्ड परसेप्शन के हिसाब से कौन से एरियाज जहां टारगेट किए जा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जहां इंटेंस क्राइसिस होता है, जहां पे अभी हम खड़े हुए। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो हम कहां पे हैं कि लार्ज कन्वेंशनल वॉर और एक्शंस की सिचुएशन में है। ये क्राइसिस इंटेंस है क्योंकि सारे कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गए हैं, मैसिव डैमेजेस इंडिया में हुए थे 22 अप्रैल को, और अब पाकिस्तानी साइड में हुए। तो इस सिचुएशन में जब इंटेंस क्राइसिस है और लार्ज कन्वेंशनल वॉर की तरफ हम हैं, तो न्यूक्लियर जो एक्सचेंज है दैट बिकम्स ए ह्यूज पॉसिबिलिटी, गिवन दैट पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल, इरेशनल कंट्री। वहां जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो मिलिट्री के पास है, वहां सिविलियन अथॉरिटी लीडरशिप का उसमें कोई रोल नहीं। न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, उनके डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, उनमें कोड क्या है, ये नवाज शरीफ या अभी जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है उसको नहीं मालूम। तो जनरल मुनीर को मालूम है सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे हैं, कब, और जो डिसीजन है कि वो लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे वो आर्मी के हाथ में। तो एक इरेशनल, इररेस्पॉन्सिबल कंट्री जिसके साथ इंडिया को डील करना पड़ रहा है। तो इस इररेस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, दिस बिकम्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है, 1998 में पोखरण 2 में हमने टेस्ट किया था, 1974 पोखरण 1 में पहली बार इंडिया ने टेस्ट किया, 74 के बाद सीधे 1998 में टेस्ट किया और खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पॉलिसी जो है न्यूक्लियर वेपन्स की वो सरकार ने इशू की, जिसमें कहा गया कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट होगा। तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट की बात यहां पे की गई कि हमारा जो वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, वो पॉलिटिकल वेपन है। दिस इज नॉट ए वेपन ऑफ वॉर। दोनों में डिफरेंस है, पॉलिटिकल वेपन में और वेपन ऑफ वॉर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो न्यूक्लियर वेपन जब पॉलिटिकल वेपन होता है, इसका मतलब ये होता है कि इट इज देयर फॉर डिटरेंस। आप सामने वाले एडवर्सरी को, एनिमी को डिटर करना चाहते हो, रोकना चाहते हो कि वो आपके खिलाफ बड़ा स्ट्राइक लॉन्च ना करे। और इन द एज ऑफ न्यूक्लियर एरा हम रह रहे हैं जिसमें, तो न्यूक्लियर वेपन्स आर करेंसी ऑफ पावर। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आपका स्टेटस वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ और ही होता है कंपेयर टू, और अगर आपके पास नहीं। वेपन ऑफ वॉर का मतलब है कि वॉर फाइटिंग में इस वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंडिया का हमेशा से मानना रहा है कि दिस इज ए पॉलिटिकल वेपन, हम इसको वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दिस विल बी द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और इसीलिए क्रेडिबिलिटी की बात की गई। क्रेडिबल होगा हमारा जो वेपन सिस्टम होगा, उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी, उसके जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उस वेपन को जो भी मिसाइल्स डिजिग्नेटेड जगह पे पहुंचाएंगी, ये सब में क्वालिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और हम वेपन टू वेपन मैच नहीं करेंगे कि इंडिया के पास 170 वेपन्स हैं, चाइना के पास 400 हैं, तो हमको 400 मैच नहीं करना। हमें सिर्फ उतने वेपन्स रखने हैं जितने अनएक्सेप्टेबल डैमेज करें एनिमी को। नो फर्स्ट यूज की बात की गई है कि किसी भी न्यूक्लियर अटैक के बाद ही रिटेलिएशन के फॉर्मेट में इंडिया इस वेपन को इस्तेमाल करेगा। और इंडियन टेरिटरी या इंडियन फोर्सेस के ऊपर कहीं पे भी अटैक होता है, अगर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में घुसी हैं, इन्वेजन हुआ है पाकिस्तान का, और वहां पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया, तो इंडिया मैसिव रिटेलिएशन करेगा। लेकिन हम शुरुआत नहीं करेंगे। फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। मैसिव स्ट्राइक होगी। अगर आपने, पाकिस्तान ने 15 किलो टन या 20 किलो टन का वेपन इस्तेमाल किया, तो हम फिर नहीं देखेंगे कि उसकी ईल्ड कितनी थी। मैसिव रिटेलिएशन पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा। अनएक्सेप्टेबल डैमेज की यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ हम वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वेपन हमारा सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, वो कंप्लीटली सिविलियन अथॉरिटी के पास होगा। तो न्यूक्लियर कमांड जो अथॉरिटी है उसके पास होगा। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं, जो कि फैसले लेता है कि वेपन्स का कैसे और कहां इस्तेमाल होना है। और दूसरा एक्सिक्यूटिव काउंसिल, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसके हेड होते हैं, वो पॉलिटिकल काउंसिल को एडवाइस देते हैं और जो भी उनके डिसीजन है उसको एक्सिक्यूट कराते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंडिया के फोर्सेस के खिलाफ हमारी टेरिटरी में अगर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी करता है, तो फिर उसका जवाब हम न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट,
फिसाइल मटेरियल कट ऑफ जो ट्रीटी नेगोशिएशन है उसमें पार्टिसिपेट इंडिया करेगा, ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। हम नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जाएंगे, हम नहीं चाहते कि दुनिया भर में और भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचे। सो दैट वाज अ सोलम कमिटमेंट, और न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की बात की थी। यू कैन नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड अंटिल अनलेस यू हैव द न्यूक्लियर वेपन। तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन उनका होना जरूरी है अगर आप चर्चा क्रेडिबली करना चाहते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट एज वेल ऑफ इंडियन पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमारा जो स्ट्रक्चर है फोर्स का, जो कमांड करती है पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। 3 स्टार जनरल इसको हेड करते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पास, तीनों के पास जो न्यूक्लियर असेट्स हैं वो इनके हाथ में होती हैं। तो जैसे आईएनएस अरिहंत है या आईएनएस अरिघात, जो न्यूक्लियर वेपन सबमरीन है इंडिया के पास, वो नेवी ऑपरेट जरूर करती है लेकिन उसकी जो कमांड है वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर आएगी। इंडियन नेवी उसको हेड नहीं करती, हालांकि नेवल फोर्स के लोग ही उसको ऑपरेट कर रहे होंगे। तो कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल वेज में इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकता है एनिमी के जो टारगेट्स होंगे। उसमें मिसाइल्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स की, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि पी, ब्रह्मोस भी ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन केपेबल है। मल्टीपल मिसाइल्स आते हैं, प्लस मिराज, रफाल, सू 30, इस तरह के प्लेन्स भी जो बॉम्ब्स हैं, ग्रेविटी बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनको डिलीवर कर सकते हैं। और हमारे पास सबमरीन्स भी हैं, अरिघात, अरिहंत, जो इस तरह के वेपन्स को डिलीवर कर सकती हैं थ्रू देयर ओन बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इंडिया का जो पोस्चर है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है, क्रेडिबल है, और अगर आप देखें ट्रायड बेस्ड है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, क्योंकि हवा, पानी और जमीन, तीनों के ऊपर हमारे वेपन्स, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उसको डिलीवर कर सकती है एनिमी कंट्री को। और जो कंडीशनैलिटीज हैं वो मैंने आपको बताई कि अगर अनटिल अनलेस वेपन स्ट्राइक हमारे ऊपर होती है तभी हम जाके इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंडिया ने वेपन टेस्ट किए ही क्यों थे? इंडिया ने वेपन टेस्ट किए थे क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जिनके साथ हम वॉर लड़ चुके हैं, पर्टिकुलरली चाइना और पाकिस्तान, ये न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास ऑलरेडी थे। तब जाके इंडिया ने टेस्ट किया। पहला इंपेरेटिव आया 1962 में, जब इंडिया चाइना के साथ वॉर हार गया, और 1964 में चाइना ने वेपन टेस्ट कर लिया। तब इंडिया में ये बात जोरों शोरों से शुरू हुई कि इंडिया नीड टू टेस्ट एज वेल, और फाइनली 1974 में हमने टेस्ट किया। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा 3 बार हुआ है जब एनिमी कंट्रीज या एडवर्सरीज ने या उनके अलाइज ने इंडिया को न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से डराया और धमकाया है। इनमें से 2 बार ये काम पाकिस्तान ने किया है। एक बार 1986-7 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स जब लॉन्च हुआ था तब ये हुआ। 1989 और 90 में भी पाकिस्तान ने धमकी दी थी। और एक धमकी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, इट वाज इन 1971, जब यूएसएस इंटरप्राइज, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, बे ऑफ बंगाल में आया था पाकिस्तान की मदद के लिए। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 1998 में ये टेस्ट किए। और जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन उसको लेके भी काफी ज्यादा विवाद रहा है भारत के अंदर। भारत के सीनियर लीडरशिप्स ने उसको क्वेश्चन किया है कि ये हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसको नहीं मानता। इसीलिए मनोहर पर्रिकर साहब जब वो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने बात उठाई थी कि वाई बाइंड आवरसेल्व्स टू नो फर्स्ट यूज। हम क्यों बोलें खुद से कि हम पहला इस्तेमाल वेपन का नहीं करेंगे? क्या आप वेट करेंगे एनिमी कंट्री का कि वो आपके ऊपर वेपन का इस्तेमाल करे, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो? अगर आपके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान अपने वेपन्स रेडी कर रहा है, किसी भी वक्त वो लॉन्च हो सकते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान, अगर इस्लामाबाद की बात करें और दिल्ली की बात करें, लगभग 5 मिनट लगेगा वहां से एक मिसाइल को यहाँ आने में। तो क्या आप वेट करेंगे? आप लाखों करोड़ लोगों को मरने देंगे? अगर आपको मालूम है कि एनिमी कंट्री उसको लॉन्च करने वाला है, तो उसको हम प्रीएम्प्ट क्यों ना करें? प्रीएम्पशन की यहाँ पे बात होती है, पहले से ही उनके वेपन्स को तबाह कर दिया जाए। तो वेपन्स के केस में 2 तरह की डॉक्ट्रिन्स होती हैं। एक हम बोलते हैं काउंटर फोर्स, और दूसरी होती है काउंटर वैल्यू। ये 2 तरह के स्ट्राइक्स होती हैं। तो काउंटर फोर्स में आप एनिमी के जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं, उनके कमांड सेंटर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको टारगेट करते हैं। इंडियन सैटेलाइट्स ने, अगर उनको ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी वेपन्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं, ये लोग इन्हें ऑपरेट करते हैं, तो उन जगहों को निशाना बनाया जाएगा। काउंटर वैल्यू टारगेट्स में आप उनके अर्बन सेंटर्स, सिटीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स, उनको टारगेट करते हो।
तो अगर पिछले 10 सालों का डेवलपमेंट देखें तो इंडिया काउंटर फोर्स की तरफ जा रहा है। इसलिए प्रिसीशन बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ, इसलिए ब्रह्मोस का डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्नि पी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो सर्कुलर प्रोबेबिलिटी एरर है CEP, दैट इज इन 2 डिजिट्स, मतलब अगर ये इनको कोऑर्डिनेट्स आपने फीड किए तो एग्जैक्टली वहीं पे जाके ये अटैक करेंगे। तो एक्यूरेसी वेपन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंटर फोर्स टारगेट के केस में। इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, कैनेस्टराइज्ड मॉडल में हम जा रहे हैं। पहले, आज से 20 साल पहले इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो मिसाइल्स हैं, वो अलग अलग होते थे। इन मोमेंट ऑफ क्राइसिस उनको जोड़ के वेपन्स की लॉन्च करने की बात होती थी। अब आज की डेट में रेडी टू फायर मोड में है, विद इन ए मिनट फायर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो कैनेस्टर्ड में सील्ड है, वेपन और मिसाइल साथ में। काउंटर फोर्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्योंकि डेवलप होती है। नो रिस्पॉन्सिबल इंडियन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप कैन अलाउ इट्स सिटीजंस टू डाई इन द फर्स्ट ट्राई। पाकिस्तान भी इसलिए इसको ट्रस्ट नहीं करता नो फर्स्ट यूज को। राजनाथ सिंह साहब ने 2019 में ये बात कही थी आफ्टर बालाकोट कि भाई आज हम नो फर्स्ट यूज मानते हैं, कल का फिर सरकमस्टेंसेस पे डिसाइड होगा। आने वाले कुछ समय में, कुछ दिन में, कुछ घंटों में आपको फिर से एक स्टेटमेंट दिखाई देगा अबाउट नो फर्स्ट यूज। दैट्स अ गारंटी, आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। न्यूक्लियर पोस्चरिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे बेस्ड है, कि वो पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए वेपन्स जो हैं वो वेपन्स ऑफ वॉर हैं, पॉलिटिकल वेपन नहीं। और लार्ज स्केल अगर कन्वेंशनल अटैक उनके ऊपर होता है तो उनके पास कन्वेंशनल सुपरियोरिटी नहीं है इंडियन आर्मी की तुलना में। उनकी आर्मी छोटी है, बजट काफी कम है, तो वो फिर अटैक करेंगे हमारे आर्मी के ऊपर। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की वो बात करते हैं, तो इसमें स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी होंगे हमारे अर्बन सेंटर्स को टारगेट करने के लिए, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल वेपन्स भी होंगे। टेक्टिकल वेपन्स जिनका ईल्ड काफी कम होता है। आपने सुना होगा पाकिस्तानी कुछ जोकर्स मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, जो कहते हैं हमारे पास पाव पाव किलो के बम हैं, छोटे छोटे बम हैं, तो दैट इज टेक्टिकल वेपन। ये बैटल फील्ड में इस्तेमाल की जाते हैं। न्यूक्लियर माइंस होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। सो दैट इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को चैलेंज करने के लिए बनाया गया है। कोल्ड स्टार्ट क्या है? 2001 में जब इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, तो उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था, जिसमें मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन हुआ पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे। ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। हालांकि ये काम करने में आर्मी को, मिलिट्री को काफी समय लग गया, सप्ताह महीने लग गए, और तब तक भी पाकिस्तानी आर्मी भी रेडी हो गई। तो ये समझ में आया भारतीय प्लानर्स को कि भाई ये जो भी हमें काम करना है मोबिलाइजेशन का, वो बहुत ही स्पीड से करना होगा, ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इंडिया की कोल्ड स्टार्ट से आता है, कोल्ड स्टार्ट से आता है। लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए कि जब इंडियन आर्मी अंदर घुसेगी तो पाकिस्तान का कहना है कि हम अपनी ही जमीन पे बम मारेंगे। अगर इंडियन आर्मी लाहौर में बैठी है तो वो लाहौर के पास ही न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, इंडियन पॉलिसी ये है कि अगर हमारी फोर्सेस के ऊपर कहीं पे भी अटैक होता है तो मैसिव रिटेलिएशन की हमारी डॉक्ट्रिन। दिस इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब पाकिस्तान की एम्बिग्विटी भी है, उसका थ्रेशोल्ड हमें नहीं मालूम। वो कहते हैं अगर इंडिया टैंक्स घुसेंगे पाकिस्तान बॉर्डर में तो फिर हम यूज कर देंगे, इंडियन एयरफोर्स घुसेगी तो हम यूज कर लेंगे, अगर नेवल ब्लॉकेड कराची का हो जाता है तो हम यूज कर लेंगे। तो अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी का वो इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पोस्चरिंग में, ताकि उनका जो एनिमी है इंडिया, वो अनसर्टन रहे, उनके नेता जो लीडरशिप है वो अनसर्टन रहे कि पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा। और इस पूरे शील्ड के अंदर, न्यूक्लियर वेपन की शील्ड के अंदर, वो जिहाद लड़ना चाह रहा है पाकिस्तान, और 1990 से वो ये जिहाद लड़ रहा है। स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट्स जैसे हम कहते हैं। जिया उल हक ने बात कही थी कि 1000 कट्स के माध्यम से इंडिया को डिफीट कैसे किया जाए। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर है, और ये जो बार बार इंडियन रेड लाइंस है उसको टेस्ट करने की ये जो हैबिट है पाकिस्तानियों की, वो यहाँ से आती है, वो कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। चाहे 2001 की बात हो जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 2008 की बात हो मुंबई पे, या फिर पुलवामा पे, या फिर पहलगांव पे, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर अटैक्स हैं। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से आता है। एक देश जो भारत से 5 गुना 10 गुना मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल कैपिटल में इतना नीचे है, साइंटिफिक अगर हम मेट्रिक्स की बात करें इतना नीचे है, कैसे वो इंडिया से compete कर सकता है? ऐसे यहां से वो कॉन्फिडेंस उनको आता है कि हमारे वेपन्स जो हैं ये वेपन्स ऑफ वॉर हैं, एंड दे विल प्रोटेक्ट अस। आज उनको इन वेपन्स ने प्रोटेक्ट नहीं किया।
मस्जिद सुबहान अल्लाह जैसे जैसे मोहम्मद का जो टेरर कैम्प था उसको उसने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो डिटरेंस फेल हुआ है पाकिस्तान का भी, और इंडिया ने उनका जो न्यूक्लियर ब्लफ है उसको कॉल आउट किया है। तो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं मल्टीपल्स, और उनके जो वेपन सिस्टम्स उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास डिफरेंट वेपन सिस्टम्स हैं, इंडिया की सारी टेरिटरी को कवर करते हैं। शाहीन मिसाइल्स हैं, गौरी, हत्फ, गजनवी, ये जो बाबर, अब्दाली, इस तरह की जो मिसाइल्स जो मेडिवल टर्किश अफगान इन्वेडर्स के नाम पे पंजाबी पाकिस्तानियों ने रखे हैं, वो दिखाता है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। एंड दैट इज द स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो मिसाइल बेस्ड उनका प्राइमरी जो मैकेनिज्म है, मिसाइल बेस्ड, लैंड बेस्ड है। सो दिस इज ए वेरी क्रूशल थिंग। नाउ उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो इंटरेस्टिंग है। तो कमांड स्ट्रक्चर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल है, उसके बाद चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। हालांकि इनको आप स्ट्रक ऑफ कर सकते हो सिर्फ नाम के लिए, इनके पास कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। मोस्टली ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है ये हैंडल करता है, जिसके तहत एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, आर्मी और नेवी के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यहाँ पे है। तो मिसाइल रेजिमेंट्स हैं उनके पास भी, ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं, और क्रूज मिसाइल्स भी हैं, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो काफी उनके पास भी वाइड वैरायटी ऑफ वेपन्स हैं न्यूक्लियर यूज के केस में। ना मुंबई अटैक्स के बाद से जब उनको लगा कि गोल्ड स्टार्ट इंडिया लॉन्च करने वाला या कर सकता है, तो उन्हें कुछ चीजें चेंज की। उन्होंने जब देखा कि सीरियस क्रेडिबल थ्रेट है कोल्ड स्टार्ट की, तो उन्होंने शॉर्ट रेंज 60-60 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली हतफ मिसाइल या नसर मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू किया। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है मिलिट्री की, वो तक ये कह चुकी है कि हम फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात कर रहे हैं। टैक्टिकल वेपन्स भी यूज कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी यूज करेंगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ईल्ड का है। टैक्टिकल वेपन की ईल्ड 15, 5-10 किलो टन भी हो सकती है। जो स्ट्रेटेजिक वेपन होता है उसका 50 किलो टन होती है। जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो बड़े शहरों को टारगेट करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे अगर इंडियन पेनिट्रेशन होता है पाकिस्तानी टेरिटरी में, तो वो रेड लाइन होगी और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इशू क्या है कि ये जो वेपन्स हैं, छोटे जो वेपन्स हैं, टेक्टिकल वेपन्स हैं, इनको आपको डिसेंट्रलाइज करना होगा। इनको आपको जो फोर्स कमांडर्स हैं, कर्नल्स हैं, इनको देना होगा। अब ये जो कर्नल्स पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर रही है, रेडिकलाइज्ड लॉट है, जो ग्लोबल इस्लामिक मूवमेंट है उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो रेडिकलाइज्ड लॉर्ड है, डिसिप्लिन नहीं है, अपनी आर्मी के खिलाफ कू कर चुके हैं कई बार। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी 1951 से अगर हम देखें तो मल्टीपल कूज भी पाकिस्तान में हुए हैं। तो ये जो आर्मी का कैडर है वो डिसिप्लिन नहीं है, ऑफिसर कैडर डिसिप्लिन नहीं है। इस सिचुएशन में और भी ज्यादा सीरियस एस्केलेशन की संभावना बनती है कि कोई रोग अधिकारी इनका अगर गलती से वेपन्स इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। तो सिंस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब कोल्ड वॉर शुरू होती है, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स थे। एट द पीक ऑफ कोल्ड वॉर अमेरिका के पास 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। यूएसएसआर के पास भी लगभग इसके या इससे ऊपर ही थे। उस सिचुएशन में जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सचेंज है वो सीरियस पॉसिबिलिटी बना, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने न्यूक्लियर विंटर का कंसेप्ट दिया। न्यूक्लियर विंटर जो है वो तब होगा जब न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सचेंज होगा। इंडियन कंटेक्स्ट में जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री आर्टिफिशियल बाउंड्री है, कोई बड़ा अगर आप देखें फीचर नहीं है जो डिफरेंशिएट करे। जैसे इंडिया और तिब्बत के बीच में हिमालय खड़ा है, ऐसा कुछ भी फीचर नेचुरल नहीं है। अगर एक्सचेंज होता है तो 50 से 125 मिलियन, 12 करोड़ तक लोग इमीडिएटली इनकी जान जा सकती है, और बहुत सारी सिटीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है, अनइनहेबिटेबल हो सकती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल, अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, डिजिटल, ये कोलैप्स हो सकता है। और जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो बहुत ही सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर विंटर की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो न्यूक्लियर विंटर होता क्या है? जब वेपन्स का एक्सचेंज होगा, मैसिव स्केल पे वेपन्स का एक्सचेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास 170 है, पाकिस्तान के पास भी 170 है, अगर 100 भी एक्सचेंज हो जाते हैं, उस सिचुएशन में डस्ट पार्टिकल्स जनरेट होंगे जो बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होगी इस पूरी प्रोसेस में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जाके स्ट्रेटोस्फियर में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, जिससे वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, और जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो सन से निकलते हैं, जिनको ओजोन लेयर रोकती है, वो नीचे आएंगे, जिससे कैंसर और भी बहुत ज्यादा ऐसे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को झेलने होंगे। साथ ही साथ ये जो डस्ट पार्टिकल है
ये एटमॉस्फेयर में छा जाएंगे और सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, जिससे जमीन के पास का जो हिस्सा है वो और भी ठंडा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर। मैसिव क्रॉप्स डैमेज होंगे इसमें, फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि डैमेज होंगे, मैक्सिमम कैजुअलिटीज होंगी। इस सिचुएशन में अगर देश आ जाते हैं तो वो बहुत ही नेगेटिव होता है दुनिया के लिए, और ये जो न्यूक्लियर विंटर है इससे पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, इरेशनल पाकिस्तानी जो स्टेट है, दैट इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, जो हमें बताता है एक तरीके से कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो वेपन डेवलप किया 1972 में उन्होंने शुरू किया आफ्टर बांग्लादेश वॉर, और 1988 तक ऐसा माना जाता है कि चाइनीज हेल्प से, और AQ खान उनका जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जिसने चोरी की डिजाइन्स की यूरोप से, वो पाकिस्तान लेके आया। वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बिगेस्ट ब्लंडर है, बिगेस्ट फेलियर रहा है। कैसे इंडिया ने न्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान का होने दिया, हम देखते हैं अभी कि इसराइल कैसे डील कर रहा है ईरान के न्यूक्लियराइजेशन थ्रेट को। दे आर विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल, वो किसी भी हालत में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देंगे, किसी भी हद तक वो जा सकते। That tells you कि इंडिया singularly single largest biggest failure of foreign policy is the nuclearization of Pakistan, कि एक irresponsible maniac instable failed state के पास इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन होने दिया। इस सिचुएशन में हमें ये याद रखना है कि जो वेपन्स हैं उनका जो एक्सचेंज है, उनका जो यूज है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज में होगा। हालांकि काफी ज्यादा डिस्ट्रस्ट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और डॉक्ट्रिन्स और डिटरेंस डिस्ट्रस्ट के आगे नहीं टिकती। तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। और इस वॉर में अगर ये हो जाती है, फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की अगर हम बात करें, तो दैट विल बी ए नेट नेगेटिव फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी इन वेपन्स का इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो हमारी आज पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि पाकिस्तानीज आर प्रिपेयरिंग, तो आप मान के चलिए कि फुल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक उनके ऊपर इंडिया करेगा, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक लीडर इंडिया का ये अलाउ नहीं करेगा कि लाखों करोड़ों लोगों की जान पहले चली जाए, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाकिस्तान को करने दो, हम रिटेलिएट करेंगे, ऐसा वो अलाउ नहीं करेंगे। एंड दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑल्सो, जो हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने भी अपनी किताब चॉइसेस इनसाइड मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में भी ये बात कही, और मल्टीपल जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसके बारे में बात करते रहे। तो नो फर्स्ट यूज कैन lead to full spectrum strike depending on the circumstances, and which is the right path also for Indian government, and they have to act responsibly but keeping in mind the Indian national interest supreme. Thank you for giving me your time.